Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series of the subject Public Administration in India. As you all know, we have already discussed the first 3 units of this subject and today we will proceed with the 4th unit. So, if you are a student from DU Seoul, NCWEB, IGNOU or any other university that has this subject in the syllabus, then this video series is very important for you because everything we discuss here is in simple language so that you can understand easily, and every topic we discuss here is solely through the exam point of view. So every subject we will discuss here, every topic we will discuss here will some way or in the other will come in your exam. Okay, so pay attention, it is very important subject. This is your disciplinary specific core subject and let us get started with the unit 4. यूनिट 4 के अंदर हम ई गवर्नेंस सीखेंगे. डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, कैसे हमारा जो पूरा पेपर वर्क का सिस्टम था आज वो ऑनलाइन ट्रांसमिटेड हो चुका है. ठीक है, टेक्नोलॉजी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आने से क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या फ़ायदा हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड. टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. यहाँ पर हम 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. जर्नी ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया की कैसे इंट्रोडक्शन हुआ था ई गवर्नेंस का, एंड सेकंड इज केस स्टडी ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन. डिजिटल इंडिया मिशन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कैसा चल रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था या नहीं, ये हम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT का गवर्नेंस के अंदर यूज़ करना. इससे एडमिनिस्ट्रेशन फास्टर हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है और सिटीज़न सेंट्रिक हो जाता है. पहले क्या करना पड़ता था, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें सीधा पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी. लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है कि आप ऑनलाइन भी अपना जो है एक प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं. साइबर क्राइम के अंदर आप अपना प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू. तो ये बहुत ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को फास्टर बना दिया है, ट्रांसपेरेंट बना दिया है. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सर्विसेज ईजिली एक्सेसिबल हो इंडिया के हर एक पार्ट के अंदर, करप्शन कम होगा और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी. फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ ई गवर्नेंस. फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, इसके 3 मेन पिलर होते हैं. टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर एंड डिजिटल नेटवर्क. पूरा का पूरा जो डिजिटल का काम है ये सारा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है. सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के अंदर पोर्टल्स, मोबाइल ऐप्स और डेटाबेस इंक्लूडेड होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर आएगा हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर आता है. डेवलपमेंट ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया 1970s प्रेजेंट, यानी कि 1970s में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और आज तक ये कैसा चल रहा है. ठीक है, तो इन 1970s से 80s तक कैसे क्या चल रहा है. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन. कंप्यूटर को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. 1990 से 2000 तक इंटरनेट आया, मिनिस्ट्रीज़ ने वेबसाइट्स लॉन्च की, IT एक्ट 2000 जो है इनेक्टेड किया गया, उसको अप्लाई किया गया. 2000 से 2014 एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को जो है इंट्रोड्यूस किया गया. कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए, ऑनलाइन पासपोर्ट्स, रेलवे टिकट इंट्रोड्यूस की गई कि भैया ऑनलाइन जो है अपनी रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं. 2015 के अंदर जो है डिजिटल इंडिया मिशन लागू किया गया. आधार कार्ड, UPI, भीम, डिजी लॉकर, DBT, M गवर्नेंस एक्सपेंशन, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स को अवेलेबल किया गया. यानी कि 2015 से लेके 2026 तक अभी इसके अलावा और कोई नया नहीं अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, होगा तो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा. ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में फ़र्क क्या होता है. ई गवर्नमेंट होता है कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशंस. जितने भी ऑपरेशन होते हैं, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, ठीक है, जो हुआ था, इस तरह के ऑपरेशंस और भी कोई कॉमनली नॉन ऑपरेशंस जो होते हैं पूरा, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर जितना भी पेपर वर्क होता है वो. ई गवर्नेंस का काम होता है ट्रांसपेरेंसी लेके आना, अकाउंटेबिलिटी लेके आना, सिटीजन पार्टिसिपेशन थ्रू टेक्नोलॉजी. ई गवर्नमेंट के अंदर आता है कि गवर्नमेंट का जितना भी कार्य है वह ऑनलाइन आना.
ठीक है। गवर्नमेंट का काम जो है वो ऑनलाइन होना, वो ई गवर्नमेंट होता है। ई गवर्नेंस होता है कि भी लोगों को इंक्लूड किया जाए, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का काम, सरकारी काम ऑनलाइन से होना, ठीक है। आजकल क्या होता है, अगर आप आजकल किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं तो वो ऑनलाइन होती है। अदरवाइज़ पहले पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा कराना पड़ता था, कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज के टाइम पे वो पूरा जो काम है वो वहीं पर हो जाता है। तो ऐसे गवर्नमेंट वर्क्स, प्रॉपर्टी से लेकर किसी भी तरह का, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो आज ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। और ई गवर्नेंस का काम होता है भी वेबसाइट्स, पोर्टल्स के थ्रू पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करना। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। गार्डनर्स मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस डेवलपमेंट, अभी गार्डनर ने ना काफ़ी टाइप के डेवलपमेंट किए हैं और इनका कहना है कि भी मेन ना 4 स्टेजेस होते हैं। वो कौन सी 4 स्टेजेस हम पढ़ेंगे। पहली है इंफॉर्मेशन स्टेज, कि भाई आप जो है गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। दूसरा है इंटरेक्शन स्टेज, जो सिटीजन्स हैं और गवर्नमेंट है उनके बीच में ईमेल और पोर्टल्स के द्वारा जो है एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन स्टेज के अंदर ऑनलाइन सर्विसेज और पेमेंट्स आजकल अवेलेबल हो गई हैं। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के अंदर आएगा कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आधार, यूपीआई, डिजिटल इंडिया, ये सब जो है डिजिटली इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। एनालिसिस बिफोर एंड आफ्टर ई गवर्नेंस, अब बिफोर और आफ्टर ई गवर्नेंस के आने से पहले और बाद में क्या क्या फ़र्क हुए। पहले एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो था और कॉम्प्लेक्स था, आजकल सर्विसेज ऑनलाइन आने के बाद बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, ठीक है। पहले करप्शन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल ट्रांसपेरेंसी की वजह से उसे ट्रैक करना आसान हो गया है। सिटीजन्स पहले जो है उनको ऑफिस खुद जाना पड़ता था, लेकिन आजकल वो उन्हें सर्विसेज घर बैठे बिठाए मिल जाती हैं। पहले जो काम है वो पूरा पेपर पे होता था, पूरा रिकॉर्ड, पेपर ढूंढो, उनका रिकॉर्ड देखो, फिर एक नया पेपर बनाओ, भाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था और काफ़ी ज़्यादा पेपर कंज्यूमिंग था। लेकिन आजकल ना पेपर लगते हैं ना कॉस्ट ज़्यादा लगता है। पहले जो है अकाउंटेबिलिटी लिमिटेड होती थी, क्योंकि ट्रैक नहीं कर पाते थे किसने पैसा खाया है, लेकिन आजकल क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन रजिस्टर होती हैं तो वहाँ से जो है ट्रैक करना आसान हो गया है, और यहाँ से आरटीआई भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ई गवर्नेंस, अच्छा आरटीआई आप लोगों को पता है क्या होता है। आरटी होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक लीगल बाइंडिंग रूल है, जहाँ पर सिटीजन्स को ये पावर दी जाती है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ से जो है वो रीज़न मांग सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। उन्हें पूरा हक है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एक्शंस के बारे में जाने, और अगर कोई उन्हें ऑफिशियल मना कर देता है तो उनके पास पूरा हक है उनके खिलाफ एक्शन लेने का। ये आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस होने के बाद अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए और अगर वो ना करे वो काम, तो उसे अकाउंटेबल ठहराना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ई गवर्नेंस, अब इकोनॉमिक पे, हमारी इकोनॉमी पे क्या असर आया। डीबीटी डिलीवर्स बेनिफिट्स डायरेक्टली टू सिटीजन्स, रिड्यूसिंग मिडलमैन। हाँ जी, तो डीबीटी, सबसे पहले डीबीटी होता क्या है। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है कि भी मान लो गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी दे रही है या फिर वो कुछ पॉलिसी के हिसाब से किसी को पैसा दे रही है, तो आधार कार्ड से लिंक्ड जो अकाउंट होता है उसके अंदर सीधा पैसा चला जाता है, किसी के थ्रू पास नहीं होता है, क्योंकि अगर पास होगा तो वो लोग मिडलमैन जो है वो पैसा खाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि डायरेक्ट पैसा जा रहा है और मिडलमैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो कॉस्ट भी बच रही है और जिसके लिए वो पैसा था उसके पास वो पहुँच भी रहा है, ठीक है। सोशल एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी, ऑनलाइन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। अब सोशली लोग जो है वो डिजिटल लिटरेसी के बारे में जानने लग रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन लोगों को सीखना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑनलाइन हो गया है तो उनको सीखना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हेल्थ सर्विसेज भी आजकल ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं। पॉलिटिकल, इंक्रीज सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू आरटीआई एंड ऑनलाइन पोर्टल्स। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से जो है राइट टू जो लोग हैं उनके
गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और ऑनलाइन पोर्टल्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, अब पेपरलेस ऑफिसेज हो गए हैं। कोई भी, पहले ऑफिस क्या होते थे, ऑफिसेज भरे पड़े रहते थे पेपर्स के, ठीक है, कहाँ से कौन सा पेपर निकालना है, पेपर्स गायब भी हो जाते थे क्योंकि गायब करना आसान हो जाता था। लेकिन आजकल बिना पेपर के हैं तो उन्हें जो है नहीं मिटाया जा सकता, और सर्विसेज भी काफ़ी जल्दी जो है डिलीवर कर दी जाती हैं, और जो है डिजिटल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन रखा जा सकता है, कोई रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर पाएगा। ई गवर्नेंस मॉडल, अब ई गवर्नेंस मॉडल की केस स्टडी को हम डिस्कस करेंगे, डिजिटल इंडिया मिशन, जो कि 1 जुलाई 2015 को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। स्लोगन था हमारा पावर टू एम्पावर, कि हमारी ताकत से हम रूल करेंगे, ठीक है। 1 जुलाई 2015 से हमारा डिजिटल इंडिया मिशन शुरू हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हर एक सिटीज़न तक प्रोवाइड किया जा सके, हर एक जो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की हर एक इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन रखा जाए ताकि हर किसी के लिए वो इजीली एक्सेसिबल हो। इनेबल ऑन डिमांड गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस एंड सर्विसेज, ऑन डिमांड जो है गवर्नेंस एंड सर्विसेज वो कर पा रहे हैं, एंड गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स से इंटरैक्ट भी कर पाती है। डिजिटली एम्पावर सिटीजन्स को एक पावर मिलती है क्योंकि वो कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं विद पीपल इन पावर। की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए, सबसे पहले आधार बनाया गया, भीम, यूपीआई, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, माई गवर्नमेंट, उमंग ऐप, भारत नेट, ई नाम, एग्रीकल्चर जैसे बहुत सारी ऐप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ ई गवर्नेंस, अब ई गवर्नेंस की लिमिटेशंस क्या है। डिजिटल लिटरेसी, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जिनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, तो उनके लिए डिजिटल लिटरेसी ना के बराबर है। इंटरनेट रूरल एरियाज़ में आज भी बहुत सारी जगह अवेलेबल नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी चैलेंजेस, साइबर सिक्योरिटी, अगर डाटा एक बार हैक हो जाए तो इट इज़ इम्पॉसिबल, बहुत बड़ा खतरा हो जाता है उसको, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाई एक्सपेंडिचर ऑन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ये कोई सस्ती चीज़ें नहीं है। सर्विसेज जो है वो डिसरप्ट होते हैं अगर टेक्निकल फेलियर हो गया तो, ठीक है, हाँ जी, तो टेक्निकल फेलियर हो गया तो सर्विसेज बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कंक्लूजन यहाँ से ये आता है कि ई गवर्नेंस ने इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन सेंट्रिक बना दिया है, ठीक है। प्रोग्राम्स जैसे डिजिटल इंडिया ने सर्विसेज जो है कॉमन लोगों के लिए डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दी हैं, ठीक है, कि भाई आज जिस इंसान को गवर्नमेंट पैसा दे रही है वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में डाल देगी, किसी थर्ड पार्टी के हाथों से नहीं दिलवाने की ज़रूरत है, ठीक है। चैलेंजेस होने के बावजूद ई गवर्नेंस जो है वो एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल रहा है हमारे इंडिया के लिए, और इंडिया के अंदर एक गुड गवर्नेंस का भी एग्जाम्पल हुआ है। और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आए होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कम टू द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर chat. And if you like the video you can subscribe to our channel because many more videos are coming your way. You never know which subject is being discussed which is your subject, and you may score good because the content we provide is totally exam oriented. Okay, and that's it for today.